हेलो, नमस्कार। हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे स्टूडेंट। जैसा कि पता होगा कि आज नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा की पूजा की जा रही है। बड़े धूमधाम से पूजा किया जा रहा है हर जगह, और कहीं हवन चल रहा है, कहीं लोग घूमने फिरने जा रहे हैं। तो आप सबों को हैप्पी दुर्गा पूजा। माँ दुर्गा आपको शक्ति दे, माँ दुर्गा आपको ताकत दे, ताकि उस ताकत से, उस शक्ति से आप समाज में हो रहे अन्याय बुराइयों के साथ लड़ सके और कुछ अच्छे मन से कुछ अच्छे काम करने के लिए माँ दुर्गा आपको शक्ति दे। तो आज इतने पावन अवसर पे मैं आप सबों को इस दुर्गा पूजा का ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और जितने भी मेरे आर्ट्स पाठशाला के प्यारे बच्चे हैं जो अभी 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सबों को माँ दुर्गा का आशीर्वाद बने रहे, ताकि वो अच्छा रिजल्ट लाए, अपने परिवार, अपने समाज, अपनी इस कोचिंग संस्था और ख़ास करके अपने लाइफ को एक अच्छी दिशा में ले जा सके। तो ऐसे ही माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पे बने रहे। तो आज जो हम लोग आपके लिए लेके आए, जैसा कि आप देख पाएंगे कि आपके लिए जो हम लाए हैं आज, जो अभी हमारे कोचिंग के द्वारा जो टेस्ट करवाया गया था, अभी एमसीक्यू प्लस शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टेस्ट करवाया गया था। तो उसी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टेस्ट को हम ना करते हुए एमसीक्यू को, है ना, आज आपसे डिस्कस करेंगे। 50 एमसीक्यू पूछा गया था, तो उस 50 एमसीक्यू को हम लोग प्रयास करेंगे कि आज डिस्कस करें। और वो 50 एमसीक्यू जो सवाल दिया गया था वो पॉलिटिकल साइंस के बुक 1 से दिया गया था। तो आपको दिख पा रहा होगा कि बुक 1 का ये पॉलिटिकल साइंस का एमसीक्यू है, और वो सारे एमसीक्यू के माध्यम से आप एक बार ओवरऑल आप रिवीजन कर पाएंगे पूरे चैप्टर को। तो हम चाहते हैं कि आप जो क्वेश्चन हमने दिया उसे आप देखें, और जो बच्चे टेस्ट दिए हैं वो मिला लें आंसर को, और जो बच्चे नए हैं वो देखें। 50 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं इस बुक से तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला सवाल। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग एक बेहतर फॉर्मेट से एग्जाम टेस्ट लेने का प्रयास कर रहे हैं बच्चे को, ताकि एक प्रॉपर उन्हें लगे कि वो बोर्ड के एग्जाम में बैठे हुए हैं। तो मेरा ये खंड क था कि हिंदी मीडियम के लिए, आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। तो हमारा ये पहला जो क्वेश्चन है, आप दिख पा रहा होगा, आपको सबको दिख पा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, जरा गौर करिए। सब एमसीक्यू है, 1 मार्क्स का है। गोवा भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष हुआ, यानी भारतीय संघ का हिस्सा कब बन गया, ये गोवा के बारे में। तो एग्जैक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1987। आपको पता होगा गोवा, दमन द्वीप, ये सब पुर्तगालियों के अंडर कंट्रोल में था, और पुर्तगालियों से आज़ाद होने के बाद ये शुरुआती दौर में ये जो है केंद्र शासित प्रदेश रहा। 1987 में गोवा को क्या कर दिया गया, भारत राज्य में मिला लिया गया, यानी भारत संघ में मिला लिया गया, और भारतीय संघ में मिला करके गोवा को राज्य का दर्जा मिल गया। दूसरा सवाल आपके पास है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। आप देख पा रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। तो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय जनसंघ से बनी हुई है ना, ये जो बनी हुई है ये भारतीय जनसंघ से बनी थी। और ये भारतीय जनसंघ जो बना था ये 1900 पता होगा 51 में बनाया गया था। मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आप नाम सुने होंगे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी जो बनाई, आपसे सवाल वो नहीं पूछा है, आपसे पूछा कि भारतीय जनता पार्टी ये बनी 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनाई। अगर आपसे पूछे जाए भारतीय जनता पार्टी के जनक के रूप में तो आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम ले सकते हैं। फिर तीसरा सवाल है आपके, भारत में सहकारी दुग्ध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। आपको पता होगा कि सहकारी दुग्ध उत्पादन आंदोलन ये अमूल से रिलेटेड है, जो कि गुजरात में है, और गुजरात से ही आंदोलन शुरू हुआ था। तो आप आंसर सीधा सीधा गुजरात कर सकते हैं। फिर तीसरा सवाल है, पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम किसके माध्यम से होता है। पूछ रहा है कि पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम किससे किया जाता है। तो आपको पता होगा कि जैसे ही नाम लग गया आपको पूंजीवादी, तो पूंजीवादी सरकार के द्वारा हो नहीं सकता, क्योंकि ये समाजवादी हो जाएगा। किसी भी एक बड़ी कंपनी के द्वारा हो सकता है, कंपनी के द्वारा, लेकिन इससे ज्यादा आपका प्रॉपर आंसर बी हो जाएगा, यानी कि निजी क्षेत्रों के द्वारा, है ना, निजी क्षेत्रों के द्वारा हो जाएगा। फिर वही सवाल जो यहां से था सरकारी दूध से संबंधित, उसी में आपका सवाल है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया याद रखिएगा, अमूल से संबंधित है, और मिल्क मैन ऑफ इंडिया का संबंध पूछ रहा है किससे है, तो ये अमूल से है, ये याद रखिएगा। और पूछा जाए कि किन्हें कहा जाता है मिल्क मैन ऑफ इंडिया, तो वर्जिस कुरियन को कहा जाता है। सॉरी, वर्जिस वर्जिस कुरियन को, है ना, ये
इन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं। फिर पूछ रहा है सवाल आपसे कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो पता होगा आपको सबको, एम.एस. स्वामीनाथन, जिनकी अभी हाल में मृत्यु हो गई है। इन्हें ही, स्वामीनाथन को ही क्या बोलते हैं आप, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसके अलावा पूछ रहे सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ। सूचना का अधिकार आपको पता होगा, सूचना का जो अधिकार है यह 2005 में लागू हुआ था। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, 2005 में लागू हुआ। फिर पूछ रहा है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था। अब मंडल कमीशन के बारे में देखिएगा तो मंडल कमीशन बन गया था 1970-78 में बना दिया गया था, लेकिन इसने जब रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट जब तक दिया तब तक क्या था कि जनता पार्टी की जो सरकार थी वो गिर गई थी, तो फिर कांग्रेस की सरकार आ गई थी, तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को उसने ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। फिर दोबारा जब से फिर सरकार बनती है तो इनका तवज्जो दिया जाता है, तो ये वीपी सिंह की सरकार बनती है, उस समय मंडल कमीशन को लागू किया जाता है। फिर अगला सवाल है आपका कि नेहरू जी की अगुवाई में भारत ने एशियाई संबंध का आयोजन कहाँ किया था। जरा गौर करिए, आपसे सवाल क्या पूछा कि नेहरू जी की अगुवाई का ये सवाल याद रखिएगा। एक मिनट, थोड़ा मैं वीडियो देख पा रहा हूँ, क्या प्रॉपर चल रही है, नहीं चल पा रही है। हाँ चलिए, प्रॉपर चल पा रही है, कोई दिक्कत तो है नहीं सब में, किसी में कहीं कोई दिक्कत नहीं चल रही है। हाँ चलिए ठीक है, हाँ डन। तो क्या बोला गया आपका सवाल, हाँ आइए अगले सवाल पे हम लोग चलते, क्या कहते हैं, सॉरी वही सवाल, अगुवाई में एशियाई संबंध सम्मेलन कहाँ किया गया। एशियाई संबंध सम्मेलन याद रखिएगा, भारत के आजाद होने से 4 महीने पहले, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि 5 महीने पहले आप कह सकते हैं कि मार्च 1947 में कराया गया। और इसी से रिलेटेड आप आगे पढ़कर पढ़ेंगे, नाम जो है कहीं ना कहीं इसी से संबंधित हो जाता है आगे चल करके। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 9 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला फिर है एफ्रो। देखिए सेम उसी चीज से आगे आप संबंधित कर पाइएगा, सेम उसी चीज से आप आगे संबंधित कर पाइएगा। सवाल देखिए क्या कहता है, गौर करिए। एफ्रो एशियाई सम्मेलन, वहां से जब एशियाई हुआ तो वहां से फिर अफ्रीका और एशिया के देशों को आपस में जोड़ा गया। और ये पूछ रहा है कि कहाँ हुआ था, तो याद रखिए 1955 बांडुंग में हुआ था। और ये फाउंडेशन कह सकते हैं एक तरीके से, किसका, नाम का, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको गुट निरपेक्ष आप बोलते हैं। फिर सवाल अगला वही हो गया, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ, तो ये 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, आपको पता होना चाहिए 1961 में हुआ। दलाई लामा, याद करिए ये दलाई लामा है ना, दलाई लामा ने भारत में शरण कब मांगी थी। याद रखिए दलाई लामा यानी कि ये तिब्बत का क्षेत्र है, याद रखिएगा। दलाई लामा का जो पार्ट आपको दिख रहा है, या सॉरी दलाई लामा जो आपको बौद्ध धर्म के माने जाते हैं गुरु, या फिर बौद्ध धर्म के ये माने जाते हैं, तो तिब्बत के क्षेत्र में ये रहते थे। तो उस समय क्या हुआ था कि भारत और चाइना को लेकर के डिस्प्यूट हुआ, तो उस भारत और चाइना को लेकर के डिस्प्यूट होने की वजह से बौद्ध धर्मों ने क्या किया था, एक तरीके से भारत का शरण मांगा था। तो भारत का जब इन्होंने शरण मांगा, पूछ रहा है कि उन्होंने शरण कब मांगी थी, तो शरण 1959 में। और इसी की वजह से पता होगा कि आपको 1962 में भारत और चाइना की जो लड़ाई होती है, उसमें बहुत बड़ा कारण ये भी बन जाता है। फिर वही पूछा, फिर नेक्स्ट सवाल उसी संबंध, ताकि आपका एक एक सवाल एक एक चीज से संबंधित हो, तो आपका पूरा क्लियर हो जाए। अब गौर करिए, लिखा है तिब्बती शरणार्थी में सबसे बड़ी बस्ती भारत में कहाँ, क्योंकि जो बसाया गया उन्हें, तिब्बती शरणार्थी जो आए, यानी कि दलाई लामा के साथ, दलाई लामा के और जो मानने वाले लोग थे या बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, वो सब आए। और आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में इनको सबसे ज्यादा बसाया गया, और हिमाचल प्रदेश में एक जगह धर्मशाला, और यहीं पर इन्हें बसाया गया। फिर उसके बाद पूछा नेफा। नेफा मतलब जिसको हम लोग उत्तर पूर्वी सीमांत के नाम से भी हम लोग जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये पूछ रहा है किस क्षेत्र का है, तो ऑब्वियसली ये अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि पहली बार नेहरू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया था। आपको पता होगा कि पहली बार नेहरू जी के साथ नेहरू जी के खिलाफ में क्या किया गया था, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो सवाल आपसे पूछ रहा है किस कारण से लाया गया था, तो पहला है नेहरू जी की विदेश नीति के कारण। नहीं, विदेश नीति इनकी अच्छी थी, इस कारण तो लाया जाना नहीं चाहिए था। हाँ, उस समय चीन का जो मामला चल रहा था ना, चीन का जो कहा जाता है कि पहले से ही मसला था, उसको नेहरू जी शायद समझ नहीं पाए, भांप नहीं पाए, और कई लीडरों ने ऐसा उन्हें सलाह भी दिया था, जैसे खास करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें सख्त हिदायत भी दिया था कि चीन के साथ संबंध को हमें शुरू से ही थोड़ा सा मजबूत रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें अपने आप को अड़ियल बना करके रखना पड़ेगा, लिबरल नहीं होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नेहरू जी समझ नहीं पाते, भांप नहीं पाते हैं, तो उनकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है कि समय रहते वो समझ नहीं पाते हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा समस्या हो जाती है। फिर चीन आक्रमण के समय सैन्य तैयारी ना कर पाने, ऑब्वियसली हम सैन्य तैयारी कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सैन्य तैयारी के लिए हम लोग वो थे ही नहीं, एक्टिव थे ही नहीं, इसलिए एक्टिव नहीं थे क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि चाइना कुछ ऐसा भी करने वाला है।
लेकिन फिर भी ऐसा हुआ, तो इन्हीं के अगेंस्ट में ये लाया गया था। तो डी आंसर हो जाएगा आपका, बी एंड सी दोनों। फिर उसके बाद 16, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब टूट गई? पता होगा 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी टूट जाती है, यानी जो सीपीआई है वो सीपीआईएम, ये दो बन जाता है। ये एकदम बिल्कुल मार्क्स से संबंधित हो जाती है, और इसका भी जो यूं समझ लीजिए कि विखंडन का कारण रहा, टूटने का कारण रहा, वो वही चाइना की लड़ाई की वजह से ये भी हुआ है। फिर उसके बाद आपसे सवाल पूछा कि सिंधु नदी जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? सिंधु नदी, सिंधु नदी याद होगा, सिंधु नदी को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है एक समझौता किया गया कि सिंधु नदी का पानी का कौन कितना यूज करेगा। तो उसको आपसे पूछ रहा है कि वो कब हुआ। तो सिंधु जो आपको हुआ ये याद रखेगा, सिंधु जो हुआ वो 1960 में हुआ। फिर पूछा सिंधु नदी जल संधि के दौरान भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व किसने किया था? देखिए सवाल फिर वही उस टाइप का, थोड़ा सा इसको आप समझिएगा। जिस समय सिंधु जल संधि हुआ उस समय पूछ रहा है कि किन के बीच हुआ। आप जरा गौर करिएगा, क्या दिख पा रहा है? प्रॉपर प्रॉपर दिख पा रहा होगा, शायद हमारे हिसाब से प्रॉपर दिख पा रहा होगा। हाँ चलिए दिख रहा है, थोड़ा सा एक्चुअली में वर्ड प्रॉपर नहीं दिख पाने चाहिए। चलिए सवाल क्या था? सिंधु जल संधि दौरान भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व किसने किया? तो ऑब्वियसली 1960 का बात कर रहा है, तो भारत में 60 में कौन थे? नेहरू जी थे। फिर आपको एक तरफ तो सबका सबका नेहरू दिख रहा है। अब उस समय वहां के जो जनरल थे वो कौन थे? अयूब खान। बेनजीर भुट्टो का बात पता होगा, बहुत बाद का बात है। परवेज मुशर्रफ, ये भी बहुत बाद की बात हो जाती है। लियाकत अली उसमें प्रधानमंत्री थे, नो डाउट, पहले प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन वो जो समझौता हुआ 1960 में, उस समय उधर से अयूब खान थे। तो आंसर हो जाएगा अयूब खान। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? अब देखिए, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 में लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान को लेकर के, तो उस समय हमारे देश के जो राष्ट्र प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। और उसी लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री रहते समय ही भारत पाकिस्तान के लड़ाई को सॉल्व करवाने के लिए यूएसएसआर ने भारत को न्योता दिया कि ताशकंद में आइए, उज्बेकिस्तान की राजधानी है, पता होना चाहिए आपको। उसी ताशकंद में बुलाया गया था, और वो ताशकंद में बुलाने का मतलब ही था कि मामला को क्या कर देना, सॉल्व आउट करवा देना। तो ये जनवरी का मामला था, 65 के बाद जनवरी 1966, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या आपको दिख पा रहा है? प्रॉपर सही से दिख पा रहा होगा। चले आगे, चलिए ठीक है, दिख पा रहा है, एकदम प्रॉपर दिख पा रही है। चलिए अगला क्या है? शिमला समझौता के दौरान भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व किसने किया? आपको पता होगा शिमला समझौता। शिमला समझौता के समय जो है भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो उस समय इंदिरा गांधी थे। पता होना चाहिए आपको, इंदिरा गांधी थे, ये दिमाग में बैठा लीजिए। शिमला समझौता के समय क्या कौन थे? इंदिरा गांधी थे। क्या दिख पा रहे हैं ना प्रॉपर सबको? ठीक है। अब देखिए शिमला समझौता, मुझे थोड़ा सा, हाँ दिख पा रहा है। चलिए शिमला समझौता के दौरान पूछ रहा है, तो शिमला समझौता जो हुआ था ये पता होगा कि आपको 1972 में कराया गया था। और ये 1971 में जो भारत और पाकिस्तान को लेकर के लड़ाई हुई थी, बांग्लादेश को विभाजन को लेकर के, तो उसी समय भारत और पाकिस्तान का मैटर बंद हो जाए, इसी को लेकर के शिमला समझौता कराया गया था। और उस समय शिमला समझौता कराने में जो ये थे वो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो थे, यानी कि बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो हो जाएगा। चलिए दिख पा रहा होगा प्रॉपर एकदम से। आइए फिर अगला सवाल आपको कह रहा है कि रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना कब की गई? थोड़ा सा इधर लाइटिंग को 1 मिनट कम करने दीजिए, 1 मिनट थोड़ा सा। चलिए ठीक है, हाँ ठीक अब दिख रहा है। चलिए क्या कहता है कि कहाँ पे थे? रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना कब की गई? तो याद रखें, रक्षा उत्पाद की स्थापना 1900 भारत में 1962 में किया गया था। फिर पूछ रहा है चीन ने अपना परमाणु परीक्षण कब किया था? यानी चीन के बारे में पूछ रहा है कि चीन ने परमाणु परीक्षण कब किया। भारत के बारे में पूछ रहा है, चीन ने परीक्षण कब किया? तो चीन का परीक्षण हुआ 1964 में। चीन का परीक्षण 1964 में हुआ। आपको पता होगा इसी 1964 में बनने के बाद जो है पूरी दुनिया में एक पॉलिसी लाई गई, नॉन प्रोफेशनल पॉलिसीज को, जिसको एनटीपीटी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उसके बाद से दुनिया का कोई भी देश परमाणु बम ना ही बनाएगा, इसी को लेकर के एक समझौता किया गया था, जिसका भारत ने विरोध कर लिया था। फिर उसके बाद पूछ रहा है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? आपको पता हो गरीबी हटाओ बहुत फेमस स्लोगन है, और ये गरीबी हटाओ का स्लोगन जो है वो दिया गया श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा। चाहिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा है प्रिवी पर्स का संबंध किससे है? प्रिवी पर्स, 1 मिनट देगा, 1 मिनट, हाँ डन, 1 मिनट, हाँ चलिए। सवाल क्या है? प्रिवी पर्स का संबंधन किससे है? याद रखिए प्रिवी पर्स का जो संबंध है
वो प्रिवी पर्स का संबंध देशी रियासतों से है, क्योंकि जब देशी रियासतों को भारत में मिलाया जा रहा था तो उसी समय उन्हें एक यूं समझ लीजिए कि सुविधाएं देने की बात की गई कि आपको क्या नाम है, एक तरीके से वेतन के तौर पे, पेंशन के तौर पे पैसा दिया जाएगा, कुछ अनेक सुविधाएं दी जाएगी, कर वगैरह में सुविधाएं, टैक्स में माफ किया जाएगा। इससे संबंधित ये था प्रिवी पर्स, जिसको इंदिरा गांधी ने खत्म कर दी। सिंडिकेट किस पार्टी के नेताओं का गुट था? याद रखिएगा, सिंडिकेट कांग्रेस के पुराने जो गुट थे, ग्रुप थे, सिंडिकेट के द्वारा ही चलाए जाते थे। यूं समझिए सिंडिकेट उनके ग्रुप में बूढ़े बुजुर्ग जो थे या पार्टी के जो एकदम बिल्कुल यूं समझिए ताकतवर नेता थे, उनका एक ग्रुप होता था जो चलाता था कांग्रेस को। तो इसका आंसर कांग्रेस हो जाएगा। 12 जून 1975 को इलाहाबाद न्यायालय ने किसकी याचिका पर इंदिरा गांधी के निर्वाचन, पता होगा कि आपको, याचिका डाले थे कौन? राजनारायण। इन्होंने याचिका डाला था इलाहाबाद कोर्ट में, और उन्हीं की याचिका के बाद इंदिरा गांधी को पता होगा कि पद से हटने का एक तरीके से आदेश आ चुका था। इसी को लेकर के देश में इमरजेंसी भी आया था। फिर पूछ रहा है कि सन 1975 में दिल्ली के रामलीला मैदानों के विशाल प्रदर्शन हुआ था, जिसमें इंदिरा गांधी को इस्तीफा देने का मांग किसने किया था? तो इंदिरा गांधी को इस्तीफा देने का मांग किए थे कौन? अपने भारत के, बिहार के कौन? जयप्रकाश नारायण। इसको जेपी आंदोलन के नाम से भी आप सुने होंगे। इन्हीं के आंदोलन में, इन्हीं के नेतृत्व में चलाया गया था। फिर पूछ रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार कांग्रेस की सरकार भारत में कब नहीं बन पाई? लगातार कांग्रेस की सरकार बनते गए। एक साल आया 1977। उस 1977 में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है। उस समय जो सरकार बनती है वो बनती है किसकी? जनता पार्टी की सरकार बनती है, और उसमें जो हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं वो मोरारजी देसाई बनते हैं। हालांकि ये भी पूरे कार्यकाल में नहीं चला पाते, पूरी कार्यकाल इनकी नहीं चल पाती है। 1.5 साल का मुश्किल से सरकार चलता है और फिर सरकार गिर जाती है। फिर पूछ रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल, आपको पता होगा कि भारत के संविधान में 352, 356, 360 आपातकाल को लेकर के प्रावधान है। तो यहाँ पर आपसे जो सवाल पूछा वो आपातकाल जो संबंधित है, ये आपसे आपातकाल संबंधित क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 352 हो जाएगा। जय जवान जय किसान, याद करिए 1965 में जब लड़ाई चल रहा था पाकिस्तान से, तो उसी पाकिस्तान के लड़ाई के बाद भारत की चूंकि आर्थिक स्थिति थोड़ा सा कमजोर था और सैन्य क्षेत्र में भी हम लोग थोड़ा सा कमजोर हो चुके थे, तो किसानों का भी उस समय फसल बर्बाद हो जाने की वजह से किसानों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। तो जो उस समय हमारे प्रधानमंत्री बने थे, क्या नाम है उनका, लाल कृष्ण आडवाणी जी, सॉरी माफ करिएगा, लाल बहादुर शास्त्री, जो कि पता होगा कि जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके मृत्यु के बाद 1964 में ये बनते हैं। तो उन्हीं के समय में ये स्लोगन दिया गया था, रामलीला मैदान दिल्ली से। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? पूछ रहे उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। फिर आपका चिपको आंदोलन के बारे में लिखित में कौन सा कथन गलत है? पूछ रहे चिपको आंदोलन के बारे में कौन सा कथन गलत है? याद रखिएगा, चिपको आंदोलन के बारे में कहता है कि यह पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चलाया गया पर्यावरण था। ये तो था ही, पेड़ों को कटाई के लिए रोकने के लिए था। फिर पूछ रहा है कि यह आंदोलन ने परिस्थितियों और आर्थिक शोषण के मामले में उठाया गया। चलिए ठीक है। यह महिलाओं द्वारा शुरू किया गया शराब विरोधी आंदोलन, नहीं, शराब विरोधी आंदोलन, तारी विरोधी आंदोलन वो आंध्र प्रदेश में चला था, तो ये नहीं होगा इसका आंसर। तारी विरोधी आंदोलन चला है, वो चला है आंध्र प्रदेश में। लेकिन यहाँ पर सवाल आपका क्या है कि यहाँ पर सवाल है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में कौन सा गलत है? तो एग्जैक्ट आंसर गलत जो आपका होगा वो सी हो जाएगा। चला जाएगा। फिर पूछा भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख थे जिन्होंने विश्व व्यापार संगठन का विरोध किया था। तो महेंद्र सिंह टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत थे जिन्होंने विश्व व्यापार संगठन का विरोध किया था। फिर पूछ रहा है 1934 दलित पैंथर का संगठन अब नीति किस संगठन के क्षतिपूर्ति को लिए? याद रखिएगा, दलित पैंथर। दलित पैंथर से आपको पता होगा कि चूंकि ये दलित पैंथर जो था ये महाराष्ट्र में एक बनाया गया, जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे उनके लिए स्पेशली ये बनाया गया था। तो उनको न्याय दिलाने के लिए, समाज में हो रहे उनके अन्याय के खिलाफ यही किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज फेडरेशन के द्वारा। फिर तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य में थी? अभी जस्ट आपको मैं करवा दिया था, तारी विरोधी आंदोलन जो हुआ वो आंध्र प्रदेश में हुआ था, नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट है वहां से किया गया था। शायद आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, अगला सवाल है मेघा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? पता होगा आपको मेघा पाटेकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? ऑब्वियसली नर्मदा नदी पर बनाया गया। इसी को लेकर के ये आंदोलन ही चला है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। फिर पूछ रहा है सूचना का अधिकार किस राज्य में आरंभ हुआ? अभी जस्ट मैं पीछे ही जब सवाल कर रहा था उसमें आया था। तो सूचना का अधिकार जो है वो कहाँ हुआ था? मैं आपको बता ही दिया था, आंध्र प्रदेश, अलवर डिस्ट्रिक्ट था। फिर उसके बाद क्या नाम है, सॉरी अलवर डिस्ट्रिक्ट नहीं था, हाँ कोई डिस्ट्रिक्ट था, दिमाग से उतर गया। तारी विरोधी आंदोलन किनके द्वारा शुरू हुआ था? तारी विरोधी आंदोलन किनके द्वारा हुआ था? तो तारी विरोधी आंदोलन आपको पता होगा महिलाओं के द्वारा किया गया था, है ना, महिलाओं के द्वारा ये किया गया था।
फिर उसके बाद आपका सवाल है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आपको संबंधित है जम्मू कश्मीर से, आपको पता होगा। जो जम्मू कश्मीर की जो मेन पार्टी थी वो यही पार्टी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी की सरकार भी कई बार वहाँ पर बन चुकी थी, और ये पार्टी वहीं से बिलोंग करती है, कहाँ से, तो ये हो जाती है जम्मू कश्मीर से। चलिए, फारूक अब्दुल्ला वगैरह का नाम सुने होंगे, मोहम्मद अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये सब जो थे ये उसी से संबंधित सब आ जाते हैं, शेख अब्दुल्ला वगैरह। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, ये आपको पूछ रहा है कि स्वतंत्र, उसी से संबंधित सवाल था, कंटिन्यू था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन बने थे, तो प्रथम गृह मंत्री बने थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे, और इन्हीं के नेतृत्व में भारत को एकीकरण किया भी गया था, इसलिए इन्हें कहा भी जाता है भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, याद करिए जर्मनी के बिस्मार्क जो थे। फिर भारत के प्रथम आम चुनाव के समय में कितने लोग साक्षर थे, यही साक्षरता आप बात कर रहे हैं, 17% था। ये आपका एमसीक्यू एक्चुअली में है नहीं, ये आपसे सवाल जो दे रहा है ये आपको 1 लाइन लिखने के लिए दिया जा रहा है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर उसके बाद भारतीय जनसंघ के संस्थापक, अभी जस्ट हम लोग देखे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ, 1950। भारत में चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में, जिसके प्रथम चुनाव आयुक्त बने थे सुकुमार सेन। फिर उसके बाद भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ, पहला याद है, मैं इसको टोटल लिख देता हूं ताकि आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। पहला 1952, दूसरा 1957, तीसरा 1962, जिसमें भारत चाइना की लड़ाई हुई जिस साल, तो तीन क्या हो जाएगा, 1962। कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव ये थे। फिर अमूल सहकारी आंदोलन कहा जाता है, ये याद रखें, श्वेत क्रांति से संबंधित है क्योंकि ये दूध से संबंधित है। और फिर उसके बाद आपके पास एक और सवाल बच जाता है, कौन सा, क्या दिख पा रहा है सबको दिख रही है सबको? एक अंतिम सवाल सिर्फ आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में बच रहा है, दिख रहा है ना सबको प्रॉपर? हाँ चलिए, क्योंकि ये थोड़ा सा उल्टा हो गया इसलिए मुझे थोड़ा लगा कि कहीं नीचे ना दिख रहा होगा। एक मिनट रुकिए, मैं जूम कर देता हूँ। हाँ चलिए, तो सवाल क्या था हमारा कि पंचशील समझौता भारत और चीन, पता होगा कि आपको पंचशील समझौता भारत और चीन को लेकर के हुआ है, और जो पंचशील समझौता हुआ है वो पता होगा 29 अप्रैल 1954 को हुआ है। तो ये टोटल हमारा जो है एमसीक्यू सवाल था। डन, हाँ डन। ये हमारा टोटल एमसीक्यू सवाल था जो हमारे टेस्ट लिए गए थे उसका था। ऐसे ही टेस्ट जो है बुक 1 का करवाया जाएगा, फिर दोनों को मिला के करवाया जाएगा, ताकि बच्चे का एक भी सवाल जो है वो बोर्ड में नहीं छूटे। ये दोनों बोर्ड के पर्पज से हमारा बनाया गया, डिजाइन किया गया, सीबीएसई और एज वेल एज बीएसई भी तो है ही, ठीक है। तो दोनों बच्चे अगर देख पा रहे हैं तो उनके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। बहुत कम समय में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो आई होप आप समझ गए होंगे। और आप जानते होंगे कि हम लोग आर्ट्स पाठशाला वाले हैं, और ये आर्ट्स पाठशाला शाहगंज प्रोफेसर कॉलोनी जो आपको दिखता होगा, शायद एड्रेस आपको प्रॉपर नहीं दिख पा रहा हो, मैं आपको दिखा दूँ, ये शाहगंज प्रोफेसर कॉलोनी है। ये मेरा मोबाइल नंबर है कोचिंग का, आपको जब भी कुछ ज़रूरत लगे तो आप बिल्कुल बेझिझक आइए, कॉल करिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बार फिर से हैप्पी दुर्गा पूजा आप सबों को, और कल दशहरा है तो दशहरा की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और ऐसे ही हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन ज़रूर पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ाई के अलावा दूसरा काम आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है। और इस छुट्टी के मौके में थोड़ा सा और समय निकाल करके पढ़ने का प्रयास करिए, खास करके 12th के बच्चे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।